नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। त्रिपुरा में 60 विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर राज्य में कुल 3,328 पोलिंग बूथ बनाए गए। आपको बताएं कि राज्य की 28.13 जनता 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी और नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सीएम माणिक साह वहां के सीएम थे। राज्य में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी गित्ते किरण कुमार दिनकर राव ने यह बताया है कि 3,328 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। इनमें से 1100 बूथ जो है संवेदनशील हैं, जबकि 28 बूथ जो हैं वो अति संवेदनशील हैं। इन इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। त्रिपुरा चुनाव के अंदर कुल 20 महिलाएं विधायक पद के लिए दावेदार रखी गई हैं और उधर भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी IPFT ने 6 सीटों पर दावेदारी रखी है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार महिला कैंडिडेट मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे खुद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मनोज तिवारी सहित कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा भी निकाली है और उधर ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने कुल 13 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और CPIM कांग्रेस गठबंधन के अलावा इस बार एक नई पार्टी भी चुनावी मैदान में। इस नई पार्टी का नाम टिपरा मोता है, जिसका नेतृत्व पूर्व शाही वंशज प्रदोत माणिक करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी दिलचस्प त्रिपुरा का चुनाव होता नजर आ रहा है। ग्यारह सौ बूथ संवेदनशील जो है वो बनाए गए हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कुमार श्रीकांत जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार श्रीकांत साहब, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। कैसे देख रहे हैं त्रिपुरा का चुनाव? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। जी, इसमें देखिए खास बात मुझे त्रिपुरा के चुनाव में ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो है वो न केवल लेफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लेफ्ट के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने रिवाइवल या के लिए ये चुनाव उनके लिए है। और दूसरी चीज है कि जो जिनके साथ तो उनका पूरा इतिहास रहा है कि लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस रही है त्रिपुरा में, तो कांग्रेस के साथ लेफ्ट गठबंधन कर रही है। और खास बात यह है कि इसमें ममता बनर्जी भी इस चुनाव में ये बताना चाहती हैं और आम आदमी पार्टी को देखते हुए उनकी अपनी पार्टी के फैलाव के लिए लगातार वो आतुर रही है। और जो पश्चिमी बंगाल से जुड़े हुए जो राज्य हैं वहां पर वो किस तरीके से अपने आप को साबित कर सकती हैं और 2024 के लिए किस तरीके से ताल ठोक हो सकती है। देखिए, त्रिपुरा को लेकर एक खास बात ये कहा जाता है, पिछले चुनाव से पहले जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो स्ट्रेटेजी अपने आप में कुछ खास थी, क्योंकि उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए उस पुराने पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया, नेताओं के जरिए पहुंचने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक पूरा रफ आइडिया या फिर आप कह सकते हैं कि फुट सोल्जर्स को त्रिपुरा के चुनाव में उतार दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी एक और नया प्रयोग करने जा रही है, जिसमें न वो केवल फुट सोल्जर्स को उतार रही है, बीजेपी के लोग उतार रहे हैं, बल्कि स्वयंसेवकों को एक बहुत बड़ा तबका जो है वो त्रिपुरा के लिए असाइन किया गया है। दूसरी चीज है कि बीजेपी अब सोशल मीडिया पे पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले 5 सालों में अगर आप नेट यूजर्स की बात करें या फिर ये देखिए कि नेट के जरिए या इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे जो ज्यादातर लोग छाए रहते हैं या फिर वो इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया में बने रहते हैं, उनको बीजेपी किस तरीके से हेल करने की कोशिश कर रही है और अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सोशल मीडिया में पार्टी के प्रेजेंस को देखता है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो मीडिया में पार्टी कौन सी जीत रही है उसके कामों को किस तरीके से देख रही है, तो एक बहुत बड़ा
सबका जो है सोशल मीडिया में लेकिन श्रीकांत साहब, अगर हाँ दिख रहा है। बिल्कुल श्रीकांत साहब, इसलिए भी मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जिक्र कर रहा था क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, दरअसल वो समाप्त हो चुकी है। उसका असर अगर त्रिपुरा पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं दिखाई दिया तो क्या भारत जोड़ो यात्रा पर एक सवालिया निशान खड़ा हो पाएगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगती है कि पहले से ही उस पर सवाल उठते रहे हैं। कुछ चीज इसमें अहम ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का त्रिपुरा से या फिर उन प्रदेशों से कुछ खास नाता नहीं रहा है। जैसे बंगाल देख लीजिए, बंगाल में राहुल गांधी गए नहीं, और अगर बंगाल के बॉर्डर से भी दिखे यात्रा तो बंगाल में कुछ खास जोश नहीं रहा। और जिस तरीके से जो काडर है कांग्रेस का, वो अगर पश्चिम बंगाल में देखिए या फिर उन स्टेट्स में देखिए जो बंगाल से जुड़े हुए हैं, वहां पर वो काडर बिखरा हुआ, और वो काडर जो है कहीं ना कहीं आपको बीजेपी में मिलता है, टीएमसी में मिलता है। वो काडर लेफ्ट में नहीं गया है, और वो जब काडर लेफ्ट में नहीं है तो उसे पता है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है और कांग्रेस का वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसका कहीं ना कहीं फायदा मुझे नहीं लगता कि बंगाल में और उससे जुड़े हुए राज्यों में, जिसमें त्रिपुरा अहम है, वहां पर इसका कुछ फायदा हुआ, मतलब मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी भी जमीनी तौर पर वोट को खींचने में, और जो प्रशंसक रहे हैं या फिर राहुल गांधी में भविष्य देख रहे हैं, वो वोट के रूप में भी वही एक बड़ा सवाल है श्रीकांत साहब कि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की या जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो गठबंधन करती हैं, अलायंस करती हैं, क्योंकि मैं सवाल 2024 के लिहाज से करता हुआ नजर आ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि ये एक कह सकते हैं कि ट्रायल मैच है विधानसभा सीटों का? यहां से पता लग जाएगा कि हाँ, जो विपक्ष है वो कितना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर जमीनी स्तर पे नहीं आ रहा। हाँ, ये है कि देखिए, अब बीजेपी को काउंटर करने के लिए लेफ्ट एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन लेफ्ट ने पिछले 5 सालों में अपने फुट सोल्जर्स को, यार वो फुट सोल्जर्स सीधे टीएमसी ने अडॉप्ट की है। आप देखिए जिस तरीके का रूट आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि टीएमसी में ज्यादातर वो लोग हैं जो लेफ्ट में थे और पिछले शासन में बड़ी हिस्सेदारी थी उन लोगों की। उस तरीके से त्रिपुरा में अगर आप देखिए, वो बीजेपी में सीधे तौर पर नहीं जा सकती थी क्योंकि एक तरीके से मानसिक एक दूसरे के प्रति अलगाव था। वो उन्होंने सीधे टीएमसी को ज्वाइन किया, तो टीएमसी लेफ्ट से बड़ी फैक्टर बनती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण मैं ये भी समझता हूँ कि त्रिपुरा में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में जो फ्रेमवर्क किया था और जिस तरीके से उसको जीतने के तुरंत बाद अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, और उसको लेकर क्या चीजें जमीन पर उतारनी थी, वो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर भी था और इस इलेक्शन को लेकर भी था। तो मुझे लगता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में फुलफिल करते हुए नजर आती है। और तमाम स्टेट के सर्विस है वो भले वहाँ की एजेंसियां करवाए, राज्य स्तर की या फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय एक बड़े न्यूज के उसमें जो चैनल्स हैं, उनका भी सर्वे कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार वापस कर रही है। दूसरी चीज है कि मुख्यमंत्री का ऐन समय पर बदलाव करना और मुख्यमंत्री की शासन पर भी सवाल उठ रहा था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बड़े तौर पर बनती हुई नजर अभी भी नहीं आई। और जो लेफ्ट से जुड़ाव था या विछोह था वहाँ के लोगों का, वो लगातार जारी इस वक्त भी लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल श्रीकांत साहब, अगर बात की जाए लेफ्ट को लेकर या भारतीय जनता पार्टी जो एंटी इनकम्बेंसी की आपने भी जिक्र किया, क्या उसका असर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से एक बड़ा चेहरा होना चाहिए वो लोगों को रिझाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या एक फेस मैटर करता हुआ इस चुनाव में भी नजर आ सकता है त्रिपुरा चुनाव को लेकर? जी, विपक्ष मुझे लगता है कि जमीनी तौर पर बिल्कुल गायब नहीं कह सकते, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के बिखराव का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, और खासतौर से बीजेपी ने इस पर स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो लेफ्ट के बड़े गढ़ रहे हैं, जहाँ से वो पिछले 30 सालों में नहीं हारी है, वहां पर किस तरीके से महिला शक्ति को उतारा गया और महिला शक्ति किस तरीके से उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, और वो इस तरीके से लेफ्ट को वहां घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज है कि बीजेपी ने 1 साल पहले ही टीएमसी में संभावित होने वाले लोग जो टीएमसी को बड़ा कर सकते थे, उन लोगों को धीरे धीरे तोड़ा, अपने पार्टी में मिलाया। तो बीजेपी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल रही है। विपक्ष का बिखराव कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करेगा। देखिए, दूसरा फैक्टर जो मैं इसमें देखता हूँ, आपने राजनाथ सिंह की बात की, आपने अमित जी की बात की, या फिर आपने
बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि योगी फैक्टर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकल के आता है, क्योंकि आप उस स्टेट की बात करें, वहाँ योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के अच्छे खासे लोग हैं जो पावर्स में भी हैं और जो इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ का लगातार 2 बार दौरा हुआ, उन्होंने वहां पर मीटिंग्स की और एक तरीके से लोगों को जुटान करने की कोशिश की। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही थी। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के परिणामों में भी नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और विस्तार पूर्वक बताते हुए नजर आए कि आखिर किस तरह से त्रिपुरा का चुनाव महत्वपूर्ण है। 1100 बूथ जो हैं संवेदनशील बने हैं और कड़ी सुरक्षा वहां पर व्यवस्था की गई है। महिला वोटरों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो त्रिपुरा का चुनाव है वो दरअसल देखा जाएगा इस लिहाज से भी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कितना असर डालता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हर एक बूथ को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं और काफी ज्यादा बड़े चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे मर्डर केस से एक जुड़े केस को लेकर, जहां पर निक्की मर्डर केस दिल्ली में पुलिस के लिए अब एक बड़ा खुलासा किया है। और पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी को साहिल गहलोत ने अपनी सगाई के दिन दोस्तों के साथ जमकर डांस किया था। इसके बाद रात में उसका लिव इन पार्टनर निक्की यादव से झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में साहिल ने निक्की के शव के ढांचे को फ्रिज में रख दिया है और इतना ही नहीं, अगले दिन साहिल ने अरेंज मैरिज भी कर ली। और पुलिस पूछताछ में साहिल गहलोत ने यह भी बताया है कि पशुपेश में वो पड़ा हुआ था कि निक्की के साथ रहे या घर वालों से कहने पर अरेंज मैरिज करे। साहिल के मुताबिक घर वाले उस पर अरेंज मैरिज करने का दबाव डाल रहे थे, जबकि निक्की उस रिलेशन में बने रहने की बात कर रही थी। सगाई के बाद निक्की के फ्लैट पर वो गया था और साहिल पुलिस के मुताबिक साहिल 9 फरवरी को अपने एंगेजमेंट के बाद निक्की यादव के फ्लैट पर गया और इस दौरान उससे निक्की और उसके साथ घूमने जाने के लिए मनाया। साहिल गहलोत के मुताबिक उसने घटना की रात से 15 दिन पहले ही निक्की का घर छोड़ दिया था और निक्की उससे दूसरी लड़की से सगाई और शादी को लेकर नाराज थी और उससे लगातार हिमाचल चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो दुविधा में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके घर वाले उस पर अरेंज मैरिज करने का दबाव बनाते नजर आ रहे। पुलिस के मुताबिक निक्की और साहिल के बीच कार में ही झगड़ा हुआ था और इसके बाद गहलोत ने उसका जो साहिल गहलोत है जो उसने उसका गला घोट दिया। और पुलिस ने यह भी बताया है, भले ही साहिल ये कह रहा है कि वो दुविधा में था, लेकिन सगाई का जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है उससे ये साफ देखा जा सकता है कि सगाई के दौरान वो डांस कर रहा है और मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक साहिल ने ये नहीं बताया है कि उसने निक्की को कितने वक्त हत्या की और किस तरह से उसकी हत्या की है। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड जो है वो होता हुआ नजर आया। प्रेमी ने प्रेमिका की जो है हत्या की है और इसी खबर को लेकर अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुमा जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज के ऊपर। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड कैसे देखती हैं? देखिए, ये हत्याकांड वैसा ही दिल दहलाने वाला है, लेकिन इस बार इसकी रिपोर्टिंग वैसी नहीं हो रही है जैसी पहले हुई थी। हाँ। भारत में जिस तरह का सेगमेंटेशन हो गया है, लोगों के बीच में एक तरह की दरार आई है, उसके कारण हम अपराध के पहले उस व्यक्ति का धर्म देखने की कोशिश करते हैं। ये शर्मनाक है। मैंने देखा कि लड़की के पिता वो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि जो उनके साथ हुआ है ये उसके लिए वो जायज भी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि हमने बीजेपी के राज्य में देखा है, इस तरह की चीजें होती हैं तो अपराधी पकड़े नहीं जाते। ये एक चीज हम देखने
जिसके आगे दूसरा धर्म जो नाम से पहचाना जा सकता है, उसके बारे में बात हो, तभी कार्यवाही जल्दी से होती है। नहीं तो हमने लखीमपुर का केस देखा है, हाथरस का केस देखा है, और बीजेपी के ऐसे नेताओं के कई केस मध्य प्रदेश में हुए हैं जिसमें किसी ने उन पर हाथ तक नहीं डाला है। हाँ, लेकिन इसमें अनुमति जी, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और धाराएं जो है वो लगा दी गई हैं। दरअसल क्या ये आपको लग रहा है कि एक जो मानसिकता सेट हो रही है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है? लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हर एक राज्य से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है कि जो लिव इन में रहने वाले पार्टनर है उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, और यहाँ तक इतने दर्दनाक हत्याएं हो रही है कि उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। शाहनवाज, आपकी बात से सहमत हूँ। पूरे भारत में ही एक तरह की हिंसक वृत्ति बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। पहले ऐसे हुए हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं हुए हैं, लेकिन अब उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हाँ। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी की सोच, समाज, उसके अंदर की भावनाएं, उसके अपने ऑब्जर्वेशन की क्या हो रहा है उसके आसपास और सजा मिलती है कि नहीं, ये सब चीजें भी इन चीजों को आगे बढ़ाने में या और बढ़ने में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं। हाँ। तो आज जो सोसाइटी की हालत है, ये केस न केवल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह के कांड नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के केसेस हम सुन चुके हैं, लेकिन अब जिस फ्रीक्वेंसी में हो रहे हैं, और आपका जो लिव इन की तरफ इशारा था, मैं समझती हूँ वो एक कारण नहीं है, पर कारण है मिसमैच कि आपके देश में इस तरह की चीजें नहीं थी, अब है। लेकिन जो छोटे गांव है, वहाँ के लोग जब लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं तो आदत से वो धोखेबाजी का जो एक फितूर होता है, और ऊपर से जो अरेंज्ड मैरिज के साथ जाने का लालच साथ में, तो सब चीजें एक साथ करने की कोशिश में सोसाइटी में एक तरह का ट्रांजिशन हो रहा है जो पूरा नहीं हो पाया है, अधकचरा है, और जिस कारण से ये सब हो रहा है। बिल्कुल अनुमा जी, एक भी सवाल आपसे ये भी समझेंगे, क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर सकती है, धरना दे सकती है कि इस तरह की जो वारदात घटित हो रही है, सरकार जहां जहां बीजेपी की है वहां वहां लगाम लगे, या जहां जहां अलग अलग सरकारें हैं वहां पर इसको लेकर सख्त कानून या कुछ ऐसे प्रावधान जो है वो लागू किए जाएं? मुझे लगता है शाहनवाज कि कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा। कल अगर आपने देखा हो, कानपुर में जो घटना हुई थी उसमें कांग्रेस का एक बड़ी रैली, बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। इसी तरह से जब भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर थी, महिलाओं पर अत्याचार, अग्निवीर स्कीम, बेरोजगारी, महंगाई, कहाँ कोई दिखा रहा है? तो आप जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष है, और कांग्रेस हमेशा लोगों के सरोकारों के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसे दिखाना भी चैनल की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जबकि आज लोकतंत्र इस तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुमा आचार्य, कांग्रेस नेता जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं और अपनी बात रखती हुई नजर आए। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड जो है वो होता हुआ नजर आया, और प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। ये काफी दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद सवालिया निशान और एक बड़ा सवाल लगता हुआ ये नजर आता है कि आखिर लोग जो हैं वो अपने पार्टनर पर कैसे भरोसा करें, और किस तरह से समाज के अंदर जो ये मानसिकता एक बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको रोका जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पलामू के अंदर पाकी में हुई दो गुटों की झड़प के बाद माहौल जो है वो गर्माता हुआ अब नजर आ आया है, और घटना वाले पाकी प्रखंड में धारा 144 लगाकर हालात के ऊपर काबू पाया गया। स्थिति सामान्य होने पर घटना के नुकसान की तस्वीरें अब निकलकर सामने आने लगी हैं, और पाकी की मस्जिद से सटे चौक पर तोरण द्वार लगाने के द्वारा हुए विवाद से भड़के माहौल में 2 घरों के अंदर आग लगा दी गई। वहीं आधा दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है, और इसी बीच आईजी राजकुमार का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं की, और 2 से 3 घर आंशिक रूप से जलाए गए। 2 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, और पुलिस के 4 जवानों को भी चोट आई। इलाके के अंदर धारा 144 को लागू किया गया है, और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों के ऊपर वो ध्यान ना दें।
ये दरअसल तस्वीरें जो हैं ये झारखंड के पलामू की हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की वहां पर तैनाती होती हुई नजर आई है और धारा 144 जो है वहां पर लगा दी गई है। दो गुटों के बीच, दो समुदाय के बीच यहां पर ये झड़प का ये पूरा मामला है और उसके बाद धारा 144 से वहां पर लागू की गई। दो गुटों की झड़प के बाद माहौल गर्माता हुआ नजर आया और घटना वाले पांगी प्रखंड में अब 144 लगाई गई है। स्थिति सामान्य होने पर धरने के नुकसान की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और पांगी की मस्जिद से सटे चौक पर तोड़ना द्वार लगाने के द्वारा विवाद से भड़के माहौल में दो घरों के अंदर आग लगा दी गई और वहीं आधा दर्जन दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की गई है। और इसी बीच आईजी राजकुमार ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्थिति जो है वो सामान्य है और 2 से 3 घर आंशिक रूप से जलाए गए। 2 पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और पुलिस के 4 जवानों को यहां पर चोट आई। इलाके में धारा 144 से लागू की गई है। इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। लोगों से यह अपील की जा रही है कि अफवाहों के ऊपर दरअसल ध्यान ना दें। ये तस्वीरें काफी ज्यादा चिंता का विषय, क्योंकि समाज के अंदर अगर इस तरह से जहर घोला जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक मिलेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।